तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की इस समय को भी तलाश है। नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और आज हमारी चर्चा का विषय है महिला सशक्तिकरण के मायने। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दूरदर्शन स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती अर्चना गुर्जर जी। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अर्चना जी इस समय राजस्थान में महालेखाकार के पद पर पदस्थापित हैं और 2001 इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की अधिकारी हैं। और अब हम इस चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले अर्चना जी आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ऐसे में महिला सशक्तिकरण के वाकई में जो मायने हैं, पिछले वर्षों हम लोगों ने जो एक विकास पथ पर हम लोग पहुंचे हैं, तो वहाँ पे महिला सशक्तिकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पिछले साल 75 सालों में और पिछले 10-20 सालों में महिला विकास और महिला शिक्षा में एक पूर्णतः क्रांति आ चुकी है। महिलाएं शिक्षा के हर मायने में, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, किसी भी जगह पर महिलाओं की आज भागीदारी बढ़ती जा रही है। बट क्या हम उस जगह पे आ चुके हैं जहां पर हम ये कह सकें कि महिलाएं आज सशक्त हैं, समाज में आधी आबादी जो हमारी है उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन है, आज जो भी हमारे राइट्स हैं क्या हम पूरी तरह से उनको पा पाए हैं? उसमें मुझे लगता है कि अभी वक्त है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का संघर्ष एक अलग तरीके का संघर्ष रहा है। वहाँ पर राजनीतिक अधिकारों को लेकर के सबसे पहले शुरुआत हुई थी संघर्षों की, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि एटलीस्ट हम लोगों को भारत में वो सब कुछ नहीं देखना पड़ा। जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए, हमारे संविधान ने वो अधिकार हमें सुनिश्चित किए। तो संविधान ने जब देश आज़ाद हुआ था तभी से हमें समानता का अधिकार दिया है महिलाओं को। फिर भी क्या कुछ ऐसे कारण रहे कि आज तक हम उस समानता को हासिल नहीं कर पाए? देखिए, महिलाओं का सशक्तिकरण विदेशों में जिस तरीके से हुआ वो शायद उन्हें एक पॉलिटिकल फ्रीडम की चाह थी। हमें वो पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिल गई, बट दुनिया में महिलाओं की समस्याएं हैं और भारत में जो समस्याएं हैं वो भारत के सामाजिक वैल्यू सिस्टम और उन सब की वजह से भी अफेक्टेड है। अब आज महिलाओं की अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो शायद हम काफ़ी कुछ उस रेशियो की तरफ जा रहे हैं जहाँ महिला और पुरुष बराबर एजुकेशन के एटलीस्ट हिसाब से बराबर होंगे। बट वो हमारे जो संघर्ष हैं वो थोड़े से दूसरी जगहों से अलग है। ये भारत में पितृसत्तात्मक परिवार रहे हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं। आज लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां नौकरियों में आ रही हैं, बट जो समाज के अंदर बदलाव आना था वो समाज का बदलाव हमेशा स्लो प्रोसेस रहा है। तो आज लड़कियां एजुकेशन में आगे हैं, नौकरियों में भी आ गई हैं, बट उनका उतना भागीदारी या पार्टिसिपेशन हम नहीं कह सकते जितना कि एक पुरुष का है। तो उस लेवल पे आने में अभी मुझे लगता है कि समय है। बट भारत सरकार और समाज के अंदर भी बदलाव आया है, ये एक सही कदम की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, पर अभी हमें समय, मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि अभी समय लगेगा। उसका कारण ये हो सकता है कि समाज की वैल्यूज चेंज होने में समय लगता है। आज देखा जाए तो अभी भी जो सेक्स रेशियो है वो एक एडवर्स सेक्स रेशियो की तरफ बढ़ रहा है। सरकार के काफी प्रयास रहे हैं, बट सच्चाई तो ये है कि समाज में एक लड़के की चाह अधिक है और लड़कियों से जिस तरीके का उनका एक्सपेक्टेशन है कि लड़कियां पढ़े लिखें, अच्छी नौकरी पाएं, बट जो उसका रोल है वो समाज अभी भी उसको परिवार के दायरे में रखना चाहता है। परिवार के बाहर उसकी नौकरी तो हो, बट वो उसकी ड्यूटीज जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। हाँ, आपने सही कहा। जैसे एक कोटेशन भी है कि अपने कर्तव्यों संग नारी भर रही है उड़ान, ना है कोई शिकायत ना है कोई थकान, यही है नारी की पहचान। तो कहीं ना कहीं हमने महिलाओं को सुपर विमेन की कैटेगरी में रख दिया है। हम लोग सोचते हैं कि यही उनकी पहचान है कि वो घर और बाहर दोनों संभाल लेंगे और उफ भी नहीं करेंगी। तो ये जो हम लोगों ने और आदर्श भारतीय नारी और इस तरीके से कर करके हम लोगों ने जिस तरीके से महिलाओं को एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों में कैद करने की कोशिश की है कुछ मायनों में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
वो तो आप देख ही लीजिए, जिस तरीके से महिला को माँ या देवी बना दिया जाता है, पर उसको इंसान होने का राइट उससे छीन लिया जाता है। तो ये एक इस तरीके की समस्या है। मैं 20 साल पहले सोचती थी, जब मेरी नौकरी लगी 2001 या उसके पहले भी, तब मुझे लगता था कि मैं सच में एक एम्पावर्ड महिला हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझ में और मेरे भाई में कोई भेदभाव नहीं किया। पर जैसे जैसे आप समाज में आगे आते हैं और आपका समाज के पढ़ाई लिखाई से, समाज से सरोकार पड़ता है, तो आपको पता चलता है कि एक सिस्टमिक एक चीज है जिसमें आपसे बहुत ज्यादा त्याग की उम्मीद की जाती है। सरकार ने तो बहुत सारी पहल की है। सरकारी कार्यालयों में एक सरकारी ऑफिसर होने के नाते मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता है। बट हम सभी जानते हैं प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी, उनके माँ होने के नाते उनको बहुत सारे अपनी नौकरी में भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और परिवारों के अंदर भी महिलाओं का रोल एक केयर गिवर की तरह है। वो अपने बच्चों का ध्यान देखती हैं, अपने ससुराल के सदस्यों का ध्यान देती हैं। जो केयर गिवर का रोल है, कोविड में स्पेशली देखने को आया कि महिलाओं का भाग इतना अधिक बढ़ गया, क्योंकि उनका सारा समय दूसरों की देखरेख में, अपने बच्चों और परिवार की देखरेख में, उसमें माँ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर एक समाज की ये देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि रोल सभी का हो, सभी उसके अंदर बराबर कंट्रीब्यूट करें। वो अभी भी शायद पूरे दुनिया में और भारत में स्पेशली इस मामले में हम थोड़े से पिछड़ रहे हैं। आगे की सोच अच्छी सोच आ रही है, बट वो सोच एक सोच के हिसाब से ना रहकर हमारे एक्चुअल बिहेवियर में चेंज आए, उसमें समय लग रहा है। क्योंकि हम लड़कियों को चाह रहे हैं कि लड़कियां स्मार्ट हों, इंटेलिजेंट हों, दिखने में भी बहुत अच्छी हों, पढ़ाई में बहुत अच्छी हों, बराबरी कर सकें। पर शायद कहीं हम हमारे लड़कों को वो सीख नहीं दे पा रहे हैं जिसमें वो भी ये समझें कि वो हमारे साथ बराबर की हकदार हैं। वो कोई इस रोल में डिफाइन ना रह सके, उसको महानता को क्या बोलेंगे, ओढ़ने ना उड़ाएं, उसे एक इंसान बने रहने दे। शायद तब हम ज्यादा सक्षम हो पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से कहा कि महिलाओं को भी इंसान समझा जाए, हम लोग इंसान हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और 2001 में आपने भारतीय सिविल सेवा को क्रैक किया। तो राजस्थान में जहां पर आज भी महिला साक्षरता के जो आंकड़े हैं वो भारत के औसत आंकड़ों से भी कम है, तो वहां पर आपने जिस तरीके से मुकाम हासिल किया, निसंदेह वो काफ़ी मुश्किल रहा होगा। तो आपको किस तरीके की परेशानियां अपने जीवन में अगर संघर्ष रहा तो वो किस तरीके से रहा, और आपने किस तरीके से इस विकास में जो है ये मुकाम हासिल किया? मेरे लिए शायद क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो ग्रामीण परिवेश के हैं, पर मैं क्योंकि शहर में थी तो मुझे इतना कुछ नहीं पता चला। बट हाँ, मैंने ये अपनी आंखों से देखा है कि मेरे पिताजी एक बहुत पिछड़े जिले से हैं, टोंक में, जहाँ पे कोई लड़की उस वक्त पढ़ने नहीं जाती थी। तो मैं गांव से जब भी किसी त्योहार पे गांव में जाती थी तो मैं देखती थी कि सारी लड़कियां सुबह से ही खेती बाड़ी के काम में लग जाती हैं। उनका सारा समय, स्कूलों में सिर्फ लड़के जाया करते थे। और उसके बाद में क्योंकि मेरे परिवार, शादी के बाद में मेरे को इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन मैंने फेस नहीं किया। पर एक महिला होते समाज में जो चीजें हो रही हैं आप उनसे अनजान नहीं रह सकते। लड़कियां बशर्ते, अब मैं गांव में जाती हूँ, हर लड़की पढ़ रही है, हर लड़की तैयारी कर रही है, हर लड़की दोनों काम कर रही है। वो पढ़ाई भी कर रही है और घर के कामों में भी हाथ बटा रही है। सोच में अंतर जरूर आया है। अब लोग अपनी बहुओं को भी पढ़ा रहे हैं, बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो अच्छी नौकरी लगे। ये तो एक पॉजिटिव चीज है जो मैंने पिछले मेरे बचपन से लेकर अब अगर मैं देखूं तो स्कूल, आज हर बच्चा स्कूल जा रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। माँ बाप दोनों को पढ़ाने में अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, शिक्षा जो है वो काफ़ी एक अहम रोल निभाता है किसी के भी सशक्तिकरण में। तो महिला सशक्तिकरण में जो शिक्षा का रोल है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो जो है उनको किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग दे सकते हैं, और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो समाज को हम लोग और किस तरीके से बता सकते हैं? देखिए, गांधी जी ने कहा था, अगर आप एक
पुरुष को पढ़ाते हैं तो आप एक केवल एक व्यक्ति की कल्याण की बात कर रहे हैं, पर अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो पूरा का पूरा समाज का विकास होता है। महिलाओं का रोल तो स्पेशली है ही कि महिलाएं हैं जो कि पूरे आने वाले सिटीजन्स को बड़ा करती हैं। तो जैसे जैसे महिलाओं में एजुकेशन बढ़ रही हैं, उनमें अपनी राइट्स की समझ भी बढ़ रही है। तो अगर आप पूरा राजस्थान का परिवेश भी देखें तो राजस्थान के अंदर कई जिलों में जहाँ पे सर्वाधिक विकास हो रहा है वो वही जिले हैं जहाँ पर महिलाएं एजुकेशन में आगे हैं, और पिछड़े जिले वही हैं जहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर कम है, जहाँ पे महिलाएं 10वीं 8वीं में ही स्कूल छोड़ रही हैं, वो अभी भी पिछड़े जिले हैं। तो एजुकेशन का रोल तो बहुत ही ज़्यादा है। बट एक एजुकेशन हो रही है फॉर्मल एजुकेशन, एक है कि सामाजिक बदलाव में महिलाएं आगे आए, वो आ रही हैं। बट उसकी जो समझ है कि हर महिला जिस परेशानी से गुजर, वो अपने बेटे को ये समझाए और अपनी बेटी को भी इस तरीके की शिक्षा दे कि वो अपने आप को एक सशक्त महिला बना सके। आज ही के अखबार में आया है एक क्राइटेरिया है कि कितनी महिलाएं घरों से बाहर निकलती हैं। अब उसमें देखा गया कि भारत जैसे राज्यों में महिलाएं घर के बाहर ही नहीं निकल पाती हैं, क्योंकि उनका रोल ही डिफाइंड है घर के अंदर। अगर वो नौकरी कर रही हैं तो जो सामाजिक माहौल है वो इतना सुरक्षित नहीं है कि वो अपनी नौकरी के अलावा कितना बाहर अपना टाइम स्पेंड करती हैं। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, वो दिखाते हैं कि अभी हम मतलब उसमें था कि एक विदेश के अंदर अगर 69% पुरुष घर के बाहर निकले और 76% महिलाएं निकली, और भारत में वो दर 30% से भी कम थी, जबकि पुरुषों के लिए 80% तक थी। तो ये काफी एडवर्स तो दिखाता है इवन हमारे मूवमेंट को, कि हम कितना बाहर जाने में भी हमारी आज़ादी है। तो हर चीज़ अगर भारत के अंदर हमारी लोकसभा और लेजिस्लेचर के अंदर प्रतिनिधित्व देखें तो अभी भी बहुत कम है, बहुत कम। ग्रास रूट लेवल पे जो पंचायत स्तर पे आया वो सरकारी नीतियों की वजह से आया है, सामाजिक उसके हिसाब से नहीं आया है। अभी भी किसी की बहू या बेटी ज़्यादा चुनाव लड़ रही है बजाय कि एक आम महिला के। तो जब इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आएगा कि नौकरियों में, चाहे वो प्राइवेट नौकरियां हो, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो कोई भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, सभी जगह जब हमें हमारी अनुपात के हिसाब से जितनी हमारी आबादी है हम उसके अनुपात में नजर आने लगेंगे, तो हम शायद हमारी जिसको बोलते हैं एम्पावरमेंट की तरफ एक कदम उठा लेंगे। आपने बहुत अच्छे से बताया। तो एक अर्चना जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि महिलाएं वोटर्स नहीं है, महिलाएं वोटर्स भी हैं, आधी आबादी जो है वो वोटर्स है, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि जातिगत आधार पर तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी हमने देखी हैं, बनी हैं, और वो आवाज़ उठाती हैं, तो महिला जो एक लैंगिक भेदभाव है उसको पहचान क्यों नहीं मिल पाई? और अभी भी जिस प्रतिनिधित्व की हम बात करते हैं कि इतनी कम महिलाएं हमारे यहाँ पे जो है हाईएस्ट लेवल पे हैं, जो डिसीजन मेकिंग में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तो क्यों उस दिशा में अभी तक इतना काम नहीं हो पाया? आखिर क्या रीजन समझते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के अंदर स्टीरियोटाइपिंग बहुत ज़्यादा है। महिलाओं की एक स्टीरियोटाइपिंग हो रखी है कि अगर आप नॉर्मली हमारे धारावाहिक में देख लीजिए, अगर एक महिला सक्षम है, अगर वो पावरफुल है, तो ऐसे दिखाया जाता है कि वो बहुत अथॉरिटेरियन है। और जो क्वालिटीज पुरुषों के अंदर तारीफ योग्य होती हैं वो महिलाओं में तारीफ योग्य नहीं होती हैं। महिला का एम्बिशियस होना एक समाज में अभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, जबकि वो पुरुष के अंदर किसी भी फील्ड में हो, एक एम्बिशियस पुरुष बहुत अच्छी क्वालिटी है, पर एक एम्बिशियस महिला एक अच्छी क्वालिटी नहीं है। और क्योंकि कल्चरल चेंज आने में इतना टाइम लगता है तो महिलाएं खुद भी अपनी इश्यूज को नहीं पहचान पाती है। वो जैसे पुरानी कहावत है कि जैसे ही बहू खुद सास बनती है तो वो भूल जाती है और वो सास के रोल में ही आ जाती है। उसी तरह बहुत सारे स्टीरियोटाइपिंग है जिसमें समाज ने औरतों को ढाल रखा है, और उस वजह से मुझे लगता है कि महिलाओं का हम इतना रोल नहीं देख पाते। बहुत साल तो उनके अपने परिवार को संभालने में ही निकल जाते हैं, जो कि किसी भी डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि अगर
एक क्राइटेरिया तो यही देख लीजिए, मान लीजिए एक पुरुष और एक महिला दोनों एक साथ इंजीनियर या एमबीए करके निकलते हैं, तो एक एज के बाद में महिलाओं का प्रमोशनल एवेन्यूज कम होते जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई को 2 साल छुट्टी नहीं मिलेगा, 3 साल छुट्टी नहीं मिलेगा, कोई भी इस तरह के बच्चों को देखरेख करने वाली संस्थाएं नहीं है। हम अभी भी परिवार पर ही निर्भर रहते हैं। अगर हम मजदूरों में भी देखें तो छोटे छोटे बच्चे हैं, माओं को मजदूरी भी कर रही हैं, तो आप उस लेबर में भी वो लेबर इतना पार्टिसिपेशन उनका नहीं हो पाता, क्योंकि वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही हैं। तो मुझे लगता है इसमें पूरे समाज को एक तरीके से एक तरह का सिस्टम बनाना पड़ेगा। फॉरेन कंट्रीज में वो एक तरह का सोशल एक स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं जो कि महिलाओं को अनेबल करता है कि वो अपने उस रोल में को निभा पाए, पर हमारे यहाँ पे अभी वो होना है, उसमें की तरफ हमने एक पॉजिटिव कदम उठाए हैं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे समय के साथ ये बदलाव भी आएगा। हम 75 सालों में जैसे बोलते हैं ना कि पहले थोड़ी जब शुरुआत होती है तो वो थोड़ी होती है, उसके बाद वो एक्सेलरेट करती है। तो शायद हम दोनों ही वो चीज़ देख पाएं कि हम इतना पार्टिसिपेशन हमारा हर चीज़ में बढ़ जाए। जी जी। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि कई बार हम लोग जो महिलाएं हैं वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पाती हैं कि सामाजिक तौर पर कितना कुछ है जो हमारी सोच में रच बस गया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो महिलाएं घरेलू हैं, जो होम मेकर्स हैं, उनसे अगर पूछें कि आप क्या करती हैं तो वो भी ये कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते, हम घर पे मतलब हाउस वाइफ हैं। और जो उनके पति हैं या जो उनके घर वाले हैं वो भी ये कहते हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं करती हैं घर में। जबकि अगर देखा जाए कि एक दिन अगर घर में वो जो काम करती हैं सुबह से लेकर रात तक अगर वो काम ना हो तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। कोई भी, चाहे बच्चे हों, चाहे उस घर के बुजुर्ग हों, चाहे उस घर के जो अर्निंग मेंबर है, जो उसका पति हो, वो भी अपना ना तो काम अच्छे से कर पाएगा, ना घर के बाहर जा पाएगा। लेकिन वो जो एक है इकोनॉमी में, उसको हम लोगों ने वैल्यू नहीं किया है, जो महिलाओं का योगदान है खास तौर से। और जैसा कि अगर महिलाएं बाहर भी जाती हैं तो उनको भी, उनके श्रम को भी उससे कम मूल्य करके आंका जाता है। प्रशासनिक सेवा में आप हैं तो प्रशासनिक सेवाओं में भी कई बार हमें बहुत सारी जो एक दोयाम दर्जे की जो सोच है वो उसका सामना कभी कभी हमें आज भी करना पड़ता है। जैसे चाइल्ड केयर लीव है, अगर मैटरनिटी लीव है तो उसको भी ये मान लिया जाता है कि ये बहुत सारी लीव लेती हैं, लेकिन उसको उस तरीके से नहीं, उसको भी कभी कभी होता है कि महिलाएं भी कुछ एक एप्लीकेशन दे करके एक गिल्ट की भावना से लेने की कोशिश करती हैं। तो वो जो एक चीज है जो एक सोच में ही रच बस गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है वो जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि हमारे को एडजस्ट करना है, तो हमारे को हर वक्त एडजस्ट हम लोग कर रहे हैं। और महिला श्रम की कीमत इसलिए नहीं है क्योंकि समाज ही मान के चलता है कि वो तो हमारा ही कार्य है, मतलब घर के काम करना तो महिलाओं का काम ही है। घर में वो जो भी कर रही हैं उसका एप्रिसिएशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर बहुत आप आम जिंदगी में देखेंगे कि पति अगर जरा सा भी बर्तन एक धो दे तो उसका इतना बड़ा बात हो जाता है कि अरे वो तो अपनी पत्नी का गुलाम है, या वो इतना घर में। तो जो पुरुष का पार्टिसिपेशन है समाज में घर के अंदर बहुत कम रहा है, और वो सारा कार्य महिला का ही मान लिया गया है, और वो महिला खुद भी यही मानती है कि ये सारा काम तो मुझे करना ही है। तो इसलिए उसका एप्रिसिएशन खुद हमें हमारी आंखों में खुद हमारी नज़र से कम है। पर यही जब हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं कैसे अपने आप को ऊपर बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो जिस तरीके से सोसाइटी को एक नज की ज़रूरत होती है। बहुत आज से 20, 25, 30 साल पहले जब दूरदर्शन पे दिखाया जाता था कि 2 ही बच्चे अच्छे, उसने पूरे भारत की सोच को बदला। और जिस तरीके से सोसाइटी में बहुत सारा एक मास मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब का बहुत रोल रहता है कि आप कैसे दिखा रहे हैं। आज हम इस विषय पे बात तो कर पा रहे हैं कि महिलाएं घरों में काम करती हैं। उसके पहले तो शायद ये कि महिलाएं घरों में काम नहीं कर रही, उसके ऊपर ज़्यादा होती है। आज तक की महिलाएं इतना समय हैं, आज पढ़ लिख गई हैं तो वो काम नहीं करना चाहती हैं। हम उस जगह से उस मुकाम से जहाँ पे हम जीरो थे उससे आगे बढ़े हैं। बट
महिलाओं को खुद के अंदर ये चीज लाने के लिए मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस मूवमेंट की तरह इसको लेना होगा कि हम ये समझे कि जो घर में अपने इतने आज दे रहे हैं वो अगर उसकी कीमत डालनी चालू करें कि उसकी कितनी इकोनॉमिक प्राइस है तो उनको खुद को पता चलेगा कि कितना है। बट अभी उसके कारण बहुत सारे हैं, एक अकेला कारण नहीं है कि क्यों महिलाएं इस बात को नहीं समझ पाती कि भाई आपके खुद की श्रम की वैल्यू है। उसके अंदर उसका इकोनॉमिक राइट्स ना होना। सबसे पहले तो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ये कदम उठाया कि महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स दिए हैं। जैसे जैसे कोई भी आदमी की आवाज तब सुनी जाती है जब उसके पास में इकोनॉमिक पावर होती है। कोई भी काम महिलाएं करने के लिए समाज में आगे आएंगी। जब कोई भी श्रम को ये ना समझा जाएगा कि ये काम महिला नहीं कर सकती है। मैं फिजिकल लेबर में किसी भी काम की महिलाएं जब बाहर निकलेंगी, जब महिलाएं काम करेंगी और परिवार में वो अपनी खुद की राइट्स के बारे में बात करेंगी, शायद तभी हम इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। जी, महिलाएं हैं हम लोग, हमारे ऊपर कहा जाता है कि बहुत सारी सोच थोपी ही जाएगी। आप किस तरीके के कपड़े पहने, आप किन से बात करें, किन से मिलें, कहाँ जा सकती हैं, कब जा सकती हैं, सब कुछ निर्धारित किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हमें दूसरों की कहा जाता है ना, फैसले की छांव में नहीं, हमें खुद के प्रकाश में जो है सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो उस डायरेक्शन में जो भी अंधकार हमारे आसपास में, जो भी ये सारी उलझने हमारे आसपास में है, तो बाहर का रास्ता आप कैसे देखती हैं? मुझे बाहर का रास्ता यही लगता है कि माएँ अपने बेटों को थोड़ा फेमिनिस्ट बनाएं और फेमिनिज्म के प्रति पूरा समाज अपना रवैया चेंज करे। आज से 20 साल पहले और आज मेरी 17 साल की बेटी है और मुझे लगता था 20 साल पहले कि दुनिया पूरी बदलने वाली है। पर अगर मैं देखती हूँ आज भी वो डर है कि मेरी बेटी कितना बजे घर आएगी, मेरी बेटी कौन से ऐसे प्रोफेशन को चुने जो सो कॉल्ड सेफ होंगे। तो वो चिंताएं अभी भी बरकरार हैं। बट आज पूरी दुनिया में लड़कियों की एजुकेशन पे इतना पैसा कभी खर्च नहीं हुआ, लड़कियों के ऊपर इतना ध्यान कभी नहीं दिया गया। तो राह जैसे बोलते हैं कि अब उजाले की किरण नजर आने लगी है, तो लड़का लड़की का भेद अब मिटने लगा है। एक थोड़ी सोच में बदलाव आ रहा है। जी, और अंत में एक संदेश जो आज की महिलाओं को आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेश मेरा तो केवल ये है कि शायद महिलाओं को ये समझना होगा कि परफेक्शन कुछ नहीं है। हमको ये बोल दिया जाता है कि आप तो सुपर वुमेन हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं, एक परफेक्ट माँ है, एक परफेक्ट बहू है, एक परफेक्ट बेटी है। उस परफेक्शन में महिलाएं एक जिसको बोलते हैं ना चक्की में पिस रही हैं। तो मेरी सलाह तो हर किसी के लिए होगी कि परफेक्शन की जगह हम अपने आप को समझें कि हम एक इंसान हैं और इंसान के जो मौलिक अधिकार हैं वो हम सब को मिले। सिर्फ यही चाह मेरी है अपने लिए और पूरी सभी महिलाओं के लिए। जी अर्चना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे दूरदर्शन स्टूडियो आए और इतनी अच्छी चर्चा आपने हमारे साथ की। और जैसा कि अर्चना जी ने कहा कि हमें महिलाओं को स्पेशली परफेक्शन जो है एक आदर्श भारतीय नारी के नाम पर, और बहुत सारी जो हैं कि हाँ थकती नहीं है, सुपर वुमेन है, उन सब से बाहर आकर के खुद को समझना होगा, अपने अंदर एक क्षमता जो है वो पैदा करनी होगी। चुप नहीं रहना है, हमें आवाज़ उठानी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने परिवार और राष्ट्र का जो एक विकास हम लोग जिस स्तर तक चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले अंक में फिर हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।